मैंने अपनी एक तस्वीर एक पॉर्न साइट पर देखी। हमारे स्कूल में आईटी क्लास जैसी कोई चीज थी और लड़के मजे के लिए उन साइट्स पे जाया करते थे और तस्वीरें वहाँ पर थी। क्या आपको दिक्कत महसूस होती है जब लोग आपको जरूरत से ज्यादा सेक्सुअलाइज करते हैं? फैक्ट्स, कई बार वे औरतों की तस्वीरें जिस तरह से खींचते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। जानवी कपूर, एक नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। आपको ये कमेंट्स और ये वीडियो देखने को मिलते हैं। क्या आप कभी पूछती हैं कि ऐसे कपड़े पहनूं या नहीं? समझौता करने वाले आउटफिट और रिवीलिंग एंगल्स में आपने मुझे कई बार देखा है जानवी कपूर। दर्शक औरत के पहनावे से उसके बारे में राय बनाने लगते हैं। ये दुखद और गलत है, पर यही हकीकत है। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं कि लगातार जज किए जाने का असली एहसास कैसा होता है। सिर्फ कुछ क्लिप्स देख के लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं। ये एपिसोड सिर्फ सफलता या संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे क्या चलता है उसके बारे में है। आपको क्या लगता है लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाते? मुझे लगता है कि वे सच में मुझे उस प्रिविलेज्ड, बिगड़ी हुई पार्टी गर्ल के खांचे में रखना चाहते हैं। मैं धड़क के बाद डिप्रेशन में थी। क्यों? मेरी जिंदगी में मुझे सारी मान्यता मेरी माँ से मिलती थी, वो चले गई। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं ये मान्यता ऑडियंस से लूंगी और मुझे उम्मीद थी कि मुझे हर तरफ से स्वीकार्यता मिलेगी। मुझे पता नहीं था कि वो होती ही नहीं। मुझे लगा अब मेरा सहारा खत्म हो गया, लोग मुझसे नफरत करते हैं। क्या आपने उनकी याद आकी है? सर, उनकी कौन सी बात आपको याद आकी है? मुझे वो इंसान याद है जो उन्होंने हम सबको बनाया। उन जैसी कोई और नहीं है। आप किस चीज से भाग रहे हैं? अनसुलझी भावनाएं और वो ट्रॉमा जिससे मैं अब तक नहीं था। अच्छा ठीक है, जरा मान लीजिए अगर आपकी पहचान, जैसे अगर हम आपकी सारी पहचानें हटा दें, कुछ भी नहीं, आप ना तो जानवी हैं, ना कपूर की बेटी हैं, ना श्रीदेवी की बेटी हैं, ना एक्ट्रेस हैं, बस अभी आपके पास एक बिल्कुल साफ स्लेट है और कोई आपको पहली बार देख रहा है। ठीक है, 0.01% लोग जो नहीं जानते कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति आपको देख रहा है। आप चाहती है कि दुनिया आपको किस रूप में जाने। आप अपनी पहचान को किस तरह से पेश करना चाहेंगी? लोग मुझे वैसे नहीं देखते जैसे मैं हूँ, वे मुझे नहीं देखते। सच्चाई कहिए, वे मुझे अपनी पूर्वाग्रहों और धारणाओं की नजर से देखते हैं और उन सब चीजों से। तो मेरा ख्याल है, मैं चाहूंगी कि वे बस मुझे देखने की कोशिश करें। अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर मैं एक पक्ष दिखाना नहीं चाहती। मैंने कहा अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, शायद मैं बहुत बेवकूफ हूँ, शायद मैं बहुत दिखावटी हूँ। बस देखो, लेकिन अपने पूर्वाग्रह दूर रखो। और आपको क्या लगता है कि वो कौन सा पूर्वाग्रह है जो ज्यादातर लोगों में होता है? वो है विशेषाधिकार, वो है अभिजात्यता, वो है वो नजरिया जिससे लोग मेरी पूरी इंडस्ट्री को भी देखते हैं। बस वो नैतिक अस्पष्टता जिससे वे मानते हैं कि हम सब ऐसे ही व्यवहार करते हैं, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे लगता है अगर वे वो नजरिया हटा सकी। क्या आप खुद को देखते हैं? मतलब क्या आप खुद को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है मैं खुद को बहुत ज्यादा देखता हूँ। और मैं कल एक मनोचिकित्सक से बात कर रहा था। वो बोले तुम विशेषाधिकार के अपराध बोध से बहुत ज्यादा दबे हुए हो क्या? एंड वाह, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। आखिर ये अपराध बोध असल में किस बारे में है? ये अपराध बोध नहीं है, बल्कि मैं अंदर से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे जिंदगी में बहुत सी चीजें आसानी से मिल गई हैं और मुझे बहुत सारे मौके मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है। हाँ है। लेकिन जब मैं उनसे बात करने जाता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि लोग मुझसे यही सुनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास स्वाभाविक रूप से आम आदमी से ज्यादा है और जिन चीजों से आम आदमी को गुजरना पड़ता है, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैं इस बात को लेकर बहुत सचेत रहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत ज्यादा दोषी ठहराता हूँ, इसका क्या मतलब है? कि मुझे खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये यकीन दिलाने की जरूरत महसूस होती है कि मैं कुछ मौकों के लायक हूँ। जबकि ये ठीक है, ये बस किस्मत का खेल है, और ये भी ठीक है कि ये बस हो गया, और अगर ये किसी और के साथ होता तो वो बस इससे खुश हो जाते। ये कि उदाहरण के लिए, ये छोटी सी बात है और मुझे इसे करके बहुत खुशी होती है। लेकिन ये बात तिरुपति, एक ऐसी जगह जहां मुझे जाना बहुत पसंद है।
वहाँ वीआईपी दर्शन की सुविधा है। जो मैं आमतौर पर उसी के लिए जाती हूँ क्योंकि ये काफी सुविधाजनक है और आपको एक निश्चित राशि चुकानी पड़ती है। ये सुविधाजनक है और शायद यही एक तरीका है जिससे मैं जा सकती हूँ, सुरक्षा के लिहाज से भी। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उस दर्शन के लिए आना चाहते हैं, जो घंटों दिनों तक लाइन में खड़े रहते हैं और उन्हें वो समय नहीं मिलता जो मुझे भगवान बालाजी के सामने मिलता है। और मेरे जैसी स्थिति में कई लोगों के लिए ये बहुत मतलब हाँ, यही वो विशेषाधिकार है जो मेरे पास है। यही जिंदगी मुझे मिली है। मैं इसका आनंद लेकर और आभार जताते हुए आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन मैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा या क्रांतिकारी काम है जो मैं चढ़ती हूँ। तिरुपति की वो 3,500 सीढ़ियाँ बहुत लोग ये करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए बहुत उत्साहित रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बालाजी के दर्शन करने जा रही हूँ, तो मुझे चढ़ना ही है। मुझे अपने दर्शन का अधिकार कमाना है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बस यूं ही पैदा हो गई हूँ और मुझे इतनी आसानी से जाकर दर्शन करने का मौका मिल गया है। ये बात मेरे समझ में नहीं आती और इससे मुझे एक अलग सा एहसास होता है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ये बात बार-बार लाते हैं। क्या? अधिकार कमाना। आपको बार-बार खुद को ये याद दिलाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि आपके पास है? क्योंकि लोगों ने हमेशा मुझे याद दिलाया है और मैं इसे सिर्फ उसी वजह से जोड़कर नहीं देखना चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका मतलब ये है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं औसत से बेहतर हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मुझे अपने बिना कमाए विशेषाधिकारों का बहुत एहसास है। मैंने इसे कमाया नहीं है। मैं सोचती हूँ, थका देने वाला है। आप जानते, जब लोग मेरी पहली फिल्म धड़क की बात करते हैं तो कहते हैं वो उसमें बहुत अच्छा था, हमें फिल्म पसंद आई और उसने खूब पैसे कमाए। आज और वो कहते हैं, अरे तुम वो चीज फिर से क्यों नहीं कर सकती, या फिर उस तरह की जगह में, और लोग उसे बहुत याद करते हैं। यहाँ तक कि जब धड़क 2 रिलीज हुई, मुझे लगता है कि धड़क को लेकर बहुत नॉस्टैल्जिया था। लेकिन मेरी धड़क की यादें बहुत अलग थी। धड़क के बाद मैं डिप्रेशन में थी। क्यों? मुझे लगा सब खत्म हो गया, मेरा बैकअप खत्म हो गया, लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं सच में डिप्रेशन में थी। मेरी जिंदगी में मुझे सारी मान्यता मेरी माँ से मिलती थी, वो चली गई। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं ये मान्यता ऑडियंस से लूंगी। और मैं उम्मीद कर रही थी कि हर तरफ से स्वीकार्यता मिलेगी, जो मुझे नहीं पता था कि असल में होती ही नहीं है। मैं सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान दे रही थी। मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया या स्वीकार ही नहीं किया कि ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये नए कलाकारों के साथ सबसे ज्यादा कमर्शियली सफल फिल्म थी जब तक सायरा नहीं आई थी। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि ये फिल्म हिट थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं बहुत खराब हूँ और लोग मुझसे नफरत करते हैं। और आप जब, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही देखा, बस यही वजह थी और वही मेरी हकीकत बन गई कि मैं काफी समय तक उसी के साथ जीती रही, पर असल में वो सच नहीं था। साथ ही मुझे लगता है कि इंसान की फितरत में है कि वो किसी को आदर्श माने और कल्पना करे। हम सब थोड़े नॉस्टैल्जिक किस्म के लोग हैं ना, और जब पहले जैसा कुछ हो रहा होता है तो सब कुछ बेहतर लगता है। पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है, मैं कहूँगा तुम ये बहुत करते हो। बस ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों को ही देखते हो। हाँ, ये इस बहाने आता था कि खुद को बेहतर कैसे बनाऊं। सिर्फ अपनी खूबियां देखकर सुधार मुमकिन नहीं, तो मैंने कमियां देखनी शुरू की। पर यह गलत था, क्योंकि फिर आप सिर्फ बुराई देखते हैं और वही जीवन में ले आते हैं। तो अब मैं ये नहीं कर लाऊं। मुझे पता है मैं अच्छा हूं। लेकिन क्या तुम हमेशा हर जगह सिर्फ नकारात्मक और बुरी चीज़ें ही देखने की कोशिश करते रहते हो? नहीं, अब इतना नहीं। हे भगवान, ये बुरा लग रहा है, जैसे कोई दुखी इंसान हो। नहीं, दुखी नहीं। कुछ लोग हो सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को देखता हूँ, बस इसलिए क्योंकि इससे मुझे खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मतलब सच में, अपने सबसे अच्छे दिन पर भी मैं खुद को ऐसा ही देखता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये आखिर क्या चीज़ है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे मुझे बेहतर बनने में मददगार है। बहुत, बहुत बेहतर। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था और इससे मेरी कला में काफी सुधार आया है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वास्तव में मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी सिखाते हैं कि वे आपको किस नज़रिए से देखें, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वही चीज़ आपके व्यवहार और हाव-भाव में भी साफ झलकता है। खासकर मेरे इस पेशे में, अगर आप हर कमरे में कुछ इस तरह से घुसें, जैसे कि, और मुझे गहराई से ऐसा महसूस होता है, खासकर अपनी पेशेवर यात्रा में, मेरे लिए ये स्वीकार करना और समझना बहुत आवश्यक है कि मेरी स्किल्स की भी एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बाजार मूल्य है, क्योंकि मैं इस देश के कुछ सबसे महान कलाकारों की मौजूदगी में रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे उस पर गर्व है। आपको क्या लगता है लोग आपके बारे में क्या समझते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाते? मुझे लगता है फिर से ये इंसानी स्वभाव का एक पहलू है, जहाँ लोग दूसरों को किसी न किसी खांचे में डालना पसंद करते हैं। इसलिए वे समझ या स्वीकार नहीं पाते जब कोई कई खांचों में फिट हो या उस खांचे को चुनौती दे रहा हो जिसमें उसे डाला गया है। मुझे लगता है वे सच में चाहते हैं कि ना बिंबो, विशेषाधिकार प्राप्त, बिगड़ी हुई पार्टी गर्ल वाले खांचे में ही रहे। और मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कभी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कांट और नीचे के उद्धरण देती हूँ। याद है, एक इंटरव्यू में जिराफ को पक्षी कह दिया था। मैं बेवकूफी भी बोल देती हूँ, लेकिन मुझे लोगों द्वारा बनाए गए खांचों को चुनौती देना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुझे गुंजन सक्सेना करना पसंद आया, लेकिन मुझे जूनियर और तिया के साथ गाने में डांस करना भी उतना ही पसंद है। और जैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी नाभि दिख रही थी, और मुझे अपने हुनर की विविधता पसंद है। लेकिन मुझे लगता है इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वे सोचते हैं कि मैं एक बेवकूफ बिगड़ी हुई लड़की हूं, तो ठीक है, मैं वैसी ही रहूंगी। तुम पसंद हो क्योंकि तुम प्यारी हो और तुम्हारे निपल सुंदर हैं, ये प्यारा है, तुम्हें अपना लेंगे। अब दूसरी लेन में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे अब एहसास हुआ है कि शायद लोग मुझे मेरे असली रूप में और मेरे द्वारा किए जा रहे काम के लिए देखेंगे। हो सकता है वे इसे अभी देखें, हो सकता है वे इसे बाद में देखें, हो सकता है वे इसे मेरे मरने के बाद देखें। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस नियत, जोश और जुनून के साथ मैं काम कर रहा हूँ और खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा जिन तक पहुंचना है। तो अब मैं काफी शांत हूँ। क्या आपको लगता है कि लोग आपको एक डिब्बे में डाल देते हैं और वे पूरी तरह से नहीं समझते कि आप शायद उस डिब्बे को तोड़ना चाहते हैं और आप 20 और चीजें भी कर सकते हैं? वे बस आपको एक ही डिब्बे में देखना चाहते हैं, जैसे एक ही छवि में, एक ही तरह के व्यक्तित्व में। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है ना। बस अपने बारे में बात करो। हाँ, लेकिन आप तो 20 डिब्बों में भी फिट हो सकते हैं, है ना? या शायद आप करना चाहते हैं या आपको कोई चुनौती चाहिए, हाँ? और लोग उसे पूरी तरह से नहीं देख पाते। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि आप वहाँ नहीं हैं, बल्कि आप यहीं हैं। आपका एक हिस्सा है जो बेवकूफ, विशेषाधिकार प्राप्त, नेपो किड है, और आपका एक हिस्सा है जो बात करता है, जहां आप खुद को चुनौती देते हैं, अनुशासित रहते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, कुछ चीजों के लिए खड़े होते हैं, और फिर आप ये पढ़ते हैं दुनिया की राजनीति और दर्शन शास्त्र, ताकि लोग, आप चाहते हैं कि लोग आपको वैसे देखें जैसे आप हैं। हाँ, और आपको पूरी तरह से देखें जैसे आप हैं। हाँ, सबसे पहले मेरे ख्याल से सफल होना आसान है अगर आप उस दायरे को समझ लें जिसमें लोग आपको देखते हैं, और उन्हें वही दें जो वे चाहते हैं, तो आप आसानी से सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें मुझसे छूट गईं क्योंकि मैं कई अलग-अलग दायरों में हाथ आजमाना चाहता हूँ, चीजों और खुद को चुनौती देना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और फिर से आपका सवाल कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखने का अपना नजरिया बढ़ाएं, ये सुनने में बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं या नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं, इन सब चीजों का हिस्सा बन सकूं। और जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ उसमें मैं तब तक ये सब नहीं बन सकता जब तक ऑडियंस मुझे मौका ना दे। लेकिन जानते हो मेरे लिए राज क्या है? मुझे लगता था कि मेरी शक्ल सूरत की वजह से लोग हर बार मेरी पहचान छीनने की कोशिश करते हैं।
मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ठीक है, समझाओ। वो सुंदर दिख रही है, पर वो असली नहीं है। वो सब नकली और सर्जरी है। उसे मिले मौके और काम उसके नहीं, नेपोटिज्म और उसकी माँ की वजह से हैं। उसका इंटरव्यू में बोलना भी असली नहीं, बस पीआर ट्रेनिंग है। तो फिर मेरा अपना क्या है? मैं हूँ कौन? एक गुड़िया? मैं तो एक मैनेकिन हूँ। लोग बस मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, जैसे मैं आखिर हूँ क्या? और मेरी जिंदगी और मेरी पर्सनालिटी का वो पहलू जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। और मुझे लगता है कि मैंने ये बात तुमसे उस दिन कही भी थी जब हम बात कर रहे थे। वो है कि मैं दुनिया को कैसे देखती हूँ और मेरे अनुभवों ने उसे आकार दिया है। और जो भी कहना है कहो, लेकिन ये मुझसे मत छीनो। तो भले ही मैंने दूसरे इंटरव्यूज या बातचीतों में थोड़ा बनावटी या हिचकिचाहट महसूस की हो, वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। तुमने किया था। और फिर जब मेरी असली झलक दिखी तो तुम लोग बोले ये तो बस पीआर है। तो फिर मैं गहराई से इस बारे में विचार करने लगी कि जब तुम अपने कमरे में बिल्कुल अकेले और शांत होकर बैठते हो, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे मन में इन सब बातों के बारे में बहुत सारे सवाल और ख्याल आते होंगे, है ना? क्या मेरा ये सोचना और कहना पूरी तरह से सही है? हाँ। मुझे ईमानदारी पसंद है, लेकिन क्या तुम सच में मुझे बिना अनुमान लगाए बोलने दोगे? मुझे पूछने दो, इसे खोलने दो। तो जब तुम अकेले बैठते हो, ना कोई फोन होता है, ना कोई आसपास बात करने वाला, बस तुम अकेले जैसे चुपचाप बैठे हो, तब तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या तुम अकेले बैठते हो? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि ज्यादातर लोग, यानी 80% से भी कहीं ज्यादा, अकेले बैठने के बजाय हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लेना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे 15 मिनट चुपचाप बैठें। 15 मिनट चुप लूंगा, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं चाहिए। तो क्या तुम अकेले बैठते हो? तुम जानते हो, मेरे काम में मुझे हमेशा भीड़ के बीच रहना पड़ता है। वे मुझे परेशान करते हुए कहते हैं, नाचो या रो बंदर की तरह, जैसी बातें करते हैं। मुझे ये सब बेहद पसंद है, इसलिए अपनी तन्हाई भी अच्छी लगती है। मैंने अपनी जिंदगी में भरोसेमंद लोगों के साथ ऐसी जगह बना ली है जहां उनके साथ भी अकेलापन महसूस होता है। मैं वहां खुद को सहज महसूस करता हूँ। और अपने काम, सफर और समय की वजह से अगर मुझे फुर्सत मिलती है, तो मैं वो समय उन्हीं के साथ बिताना पसंद करता हूँ। क्या आप कभी अकेले बैठते हैं? हाँ, मैं कल ही अकेले बैठा था। ना। घर पर कोई नहीं था। आप क्या सोच रहे थे जब आप अकेले होते हैं, को आपके दिमाग में कौन कौन से ख्याल आते हैं? मैं सोच रहा था कि मुझे धुरंधर 2 देखनी है। मैं सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैं बहुत उदास किस्म का इंसान हूँ, समझ रहे हो? इसका क्या मतलब है? मेरी राशि मीन है। पता नहीं आप ज्योतिष मानते हैं या नहीं? मुझे नहीं पता है, समझाओ। मैं एक सपने देखने वाला हूँ। कहूँ? मुझे दिन में सपने देखना बहुत पसंद है, और क्योंकि अब मैं थोड़ा घमंडी सा हो गया हूँ, मुझे लगता है ये उन लोगों की वजह से जिनके साथ मैं समय बिता रहा हूँ। उन्होंने जैसे वो चीज मुझ पे थोप दी है, और वही अब मेरी जिंदगी का रफ्तार बन गया है। शायद इसी वजह से मैं इन दार्शनिकों के बारे में पढ़ने, या पैटर्न्स और भू राजनीति, या मानव स्वभाव, इंसानी व्यवहारों पर सवाल उठाने की तरफ आकर्षित होता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उदास प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ बेकार है, और मैं बहुत आसानी से उस सोच तक पहुंच सकता हूँ। ये सब कुछ बेकार है। हाँ। और इसने मुझे अपने दिमाग को लगातार ऊर्जा और प्रेरणा देने की जरूरत होती है। अक्सर कला के जरिए तो मुझे फिल्में देखना और उन पर विचार करना बहुत पसंद है। मतलब अभिनय पर, कला पर, विश्व सिनेमा पर, ऐसी चीजों पर, यहाँ तक कि पढ़ना भी। लेकिन जब मैं अपने साथ होता हूँ, तो मैं खुद से बहुत बातें करता हूँ। तुम किस बारे में बात करते हो? जैसे काल्पनिक परिस्थितियां, कोई, क्या आप मुझे कोई एक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मैं खुद से ऐसे बात करता था जैसे मैं कॉफी विद करण में हूँ। ओ भगवान, क्या मैं हूँ? मुझे लग रहा है जैसे ये कोई मनोविश्लेषण सत्र है, तुम नोट्स ले रहे हो। मैं अक्सर खुद से काल्पनिक बातें करता हूँ, जैसे वो बातें जो मैं पापा से करना चाहता हूँ, पर पता है, कभी हिम्मत नहीं होगी।
मैं वो बातें खुद से करता हूँ और इतना सोचकर सो जाता हूँ, या फिर मैं सच में चीजों को लेकर अस्तित्ववादी हो जाता हूँ, लेकिन मेरी संगत मुझे उसे बाहर निकाल लेती है। मैं अपने कुत्तों के साथ भी बहुत समय बिताता हूँ, जो मुझे बहुत खुश करता है। मुझे कुछ ऐसा बता जो तुम हमेशा अपने पापा से पूछना चाहते थे जब तुम छोटे थे, लेकिन अब तक नहीं पूछ पा रहे। मुझे लगता है कुछ ऐसा है जो मैं उनसे पूछना चाहता था और आज भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इससे वो बेचैनी की हालत में चले जाते हैं और इसलिए मुझे कोई तर्कसंगत जवाब नहीं मिलेगा। वो शायद दुनिया के सबसे अधिक उदार और दयालु इंसान हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और मैं वास्तव में चाहूंगा कि वो खुद से गहराई से सोचें कि उनकी ये उदारता किस प्रकार से समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये उनके सबसे करीबियों से ही पूरी तरह से छूट जाती है। वो ऐसा क्यों करते हैं, तुम ये जानना चाहते हो? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि वो खुद से सोचे। तुम वजह जानना चाहते हो? मैं मुझे जानना नहीं। वजह जानना है? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि वो इसके बारे में सोचे। बताएं, क्या ये कोई पैटर्न नहीं है या फिर ये बस वैसा ही है जैसा मुझे लगा। मैंने उसकी जिंदगी देखी है कि तुम सब कुछ दुनिया के लिए ले गया, दूसरों के लिए उदार बनो, लेकिन अपने करीबियों के लिए तुम उतने उदार नहीं हो जितने किसी अजनबी के लिए होते हो। नहीं, तुम उदार हो लेकिन उतने नहीं जितने किसी अजनबी के लिए होते हो, क्योंकि तुमने कहा तुम मिलाते हो, उनिरोगो पुजियो। तुम्हारे करीब है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देगा, कुछ भी। वो अपने भाइयों और हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसने वो सब किया है जो आम पिता 10 जन्मों में भी नहीं कर पाते। लेकिन वो बात है ना, हाँ ये तो अपना है, ये तो अपना ही। अगर हम इसे तो हल्के में ले सकते हैं, हम इसे भी हल्के में ले सकते हैं, और ये इंसानी फितरत है। लेकिन वो इतने मिसाली है, असाधारण रूप से उदार इंसान है, वरना मैं उन्हें इस व्यवहारिक पैटर्न पर आत्ममंथन करने के लिए कहता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे बहुत सरल और आसान शब्दों में रखते हैं। हाँ, मैं इसे आसान शब्दों में कैसे कहूँ? मैंने 2 से 3 घंटे एक मनोचिकित्सक के साथ बिताए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपको आत्म मंथन के लिए आमंत्रित करूंगा वगैरह। आसान शब्दों में। पापा, आप दुनिया के लिए, सबके लिए इतने उदार हैं, यहाँ तक कि अगर कोई कुछ गलत भी करता है तो भी आप उनके साथ बहुत उदार रहते हैं। तो फिर क्यों नहीं? असल में नहीं, मैं उनसे यही नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये। लेकिन यही सबसे आसान तरीका था जो मैं सोच सका। जी हाँ, ठीक है। ये सवाल मेरे पास भी अपने पापा से है। सच में? बिल्कुल। क्या ये बात सामान्य रूप से बच्चों का अपने पिताओं के लिए होता है? शायद, लेकिन मेरे साथ मैं उनका उल्टा हूँ क्योंकि मैंने ये सब देखा है। जैसे आप जानते हैं, वो हमेशा अपने रिश्तेदारों के लिए उपलब्ध रहेंगे। हाँ, वो हमेशा वहां मौजूद रहेंगे, वो उनकी मदद करेंगे, वो बहुत। सारी। पर आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हाँ, उन्होंने खुद ही हार मान ली और अंत में परिणाम स्वरूप उन्हें और भी ज्यादा अपशब्द और गालियां मिली। हाँ। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि उन्हें सबके लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ सब मुझे गालियां दे रहे हैं, तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि मुझे और रिश्ते नहीं बढ़ाने हैं। मैं अपने रिश्ते 5 से 6 लोगों तक ही रखूंगा और उनके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन बाकी लोगों से रिश्ता नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पापा ने सबके लिए क्या किया और क्या दिया। मैं खुद उलझ गया, केवल मात्र इन सभी चीजों को देखकर। शायद इसी वजह से, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ दिन पहले सोच रहा था। मुझे नहीं, मतलब अगर मेरे पास अपनी पाई है, मेरी ऊर्जा और मेरा समय एक पाई है, मैं उसे अपने काम को दूं ना। अपने पापा को, अपने भाई बहनों को, अपनी बहन को, मेरा मतलब है, और शिखर को, उस इतने ही। और जैसे कि कुछ दोस्त। लेकिन बस इतना ही। हाँ, मैं इसे इतना ज्यादा महत्व देता हूँ कि जितनी आसानी से मैंने उसे खर्च करते देखा है, उतनी आसानी से मैं खर्च नहीं कर सकता। सही है। है? बिल्कुल, मैं भी उसी दायरे हूँ और जितना ज्यादा मैं देखता हूँ उतना ही मैं ऐसा बनता जा रहा हूँ, और कभी कभी ये थका देने वाला भी हो जाता है। सच में? क्यों? क्योंकि असल में, तुम गार्डनिंग को लेकर सजग हो? मतलब सजग से भी ज्यादा मैं तो बस इस मामले में बहुत अनजान सा हो गया हूँ। उन लोगों के बारे में जिन्हें मदद की जरूरत है। उन लोगों के बारे में जो शायद मुमकिन है कि मेरे करीब हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा, जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो गया हूं। सब कुछ एक जैसा है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं अपनी जान भी दे दूंगा,
वही 5-6 लोगों के लिए, और बाकी लोग। पर क्या यही तरीका सही नहीं है? वैसे भी होना चाहिए। मुझे हमने अपने पिताओं को ऐसा देखा है, तो शायद लगता है कि यही सही है। शायद दूसरे लोग इसे अलग नजरिए से देख सकते हैं। जैसे कैसे? मैं अपने परिवार में किसी को जानता हूँ, उनके माता पिता बेहद स्वार्थी थे, तो बच्चे बेहद, काफी उदार। बहुत ही उदार, और उनके पास पैसे, ताकत, मेहनत, समय, कुछ भी हो, बहुत कम है। फिर भी वे सबके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ और सोचता हूँ, यार मुझे सीखना चाहिए। हाँ रोटी है बांट दूंगा। ही, हाँ वो भी बांट दूंगा। तुमने कहा था कि ये नहीं पूछना, कुछ और पूछना चाहते हो। वो क्या पूछना चाहते थे? मजे की बात यह है, शायद मैंने ये पहले भी कहा हो, पर एक उम्र के बाद माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं और आप उन्हें सबसे ज्यादा तर्कसंगत और व्यवहारिक पाते हैं और संतुलित निर्णय लेने वाले के रूप में आदर्श मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप उन्हें उस दौर में जाते देखते हैं जहां वे थोड़े भावुक, थोड़े आवेगी और अपनी भावनाओं में बह जाने वाले हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा है जो मैं उनसे पूछना चाहूंगा। शायद मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें ये महसूस हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, असल में क्या वो सच में बच्चा बनते जा रहे हैं? मैं यही बात उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? समझते हैं। क्या आपको एहसास है? नहीं, नहीं, लेकिन कई मायनों में वो मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, जितना मैं कभी जान पाऊँगा। बिल्कुल। और मैं चाहता लेकिन उनका व्यवहार बदलता जा रहा है। हाँ, और मैं कभी नहीं चाहता कि वो ऐसा सोचे कि मैं उनकी उस समझदारी या अनुभव या उन्होंने जो भी हासिल किया है और जो भी वो हैं, उस सब का सम्मान नहीं करता। लेकिन ये जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या आप इसे देख रहे हैं? मतलब क्या? बिल्कुल। बस यही मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? चिंता न करें, सबसे चिढ़ाने वाली बात तब होती है जब लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। आप उन्हें क्यों बताते हैं कि वो इस पर रक्षात्मक हो जाते हैं? नहीं, जब भी मैं उनसे असहमत होता हूँ और जब मैं असहमत होता हूँ, तो मैं बहुत नैतिक दृष्टिकोण से असहमत होता हूँ और मुझे उन्हें आईना दिखाना अच्छा लगता है। शायद कभी-कभी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, ताकि मैं इस रिश्ते में बच्चा बना रह सकूँ। यही मैं बना रहना चाहता हूँ इस रिश्ते में बच्चा, इसलिए मैं बार-बार उनके सामने आईना रखता हूँ, यहाँ तक कि कभी-कभी मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से थोड़ा रूखा हो जाता है और तभी वो रक्षात्मक हो जाते हैं। मुझे एक उदाहरण दो। मेरी घर की ये सारी समस्याएँ, ये अच्छा पिता बेटी का रिश्ता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने एक फ़िल्म के लिए हाँ कर दी और हे भगवान! ऐसे कई उदाहरण हैं। मैंने एक फ़िल्म के लिए हाँ दागी, फिर मैंने इनकार किया, दुविधा में थी, हाँ कहा, सब तय था, पर कुछ साइन नहीं किया। लेकिन फिर मैंने सोचा पता है क्या? नहीं, 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 ये नहीं हो रहा है। शुरुआत में बहुत उत्साह दिखाने के बाद एक अभिनेता ने भी उसके साथ यही किया था। ठीक है, वो एक निर्माता है, एक अभिनेता ने भी उनके साथ यही किया। वो हैरान थे कि ये कोई तरीका नहीं है बर्ताव का, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उनसे एक अभिनेता और बेटी के तौर पर सलाह मांगी, अब फ़िल्म नहीं बनानी है, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बेटा अपने दिल की सुनो।